दोस्तों रिसेंटली हमने एक न्यूज सुनी कि चाइना ने अपने पहले सिविलियन को स्पेस स्टेशन में भेजा। वैसे मैं बता दूं, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन पे लंबे समय से चाइना के एस्ट्रोनॉट्स प्लेस्ड हैं। चाइना के लिए अचीवमेंट की बात यह है दोस्तों कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको यूएस की नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की सीएसए ने मिलकर बनाया है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद चाइना एक अकेली कंट्री, जो कि बहुत हद तक आइसोलेटेड फील कर रही थी क्योंकि इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उतना इवॉल्व नहीं किया, इन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन खड़ा कर दिया और रिकॉर्ड तोड़ पे काम किया यहां पे चाइना ने इस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन को खड़ा करने में। तो चाइना इस जर्नी में कहां स्टैंड करता है और इंडिया बेसिकली कैसे कैचअप कर रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक्चुअली में इस स्पेस स्टेशन को सेटअप करने के एडवांटेजेस क्या है। क्या ये सच में एक बेनिफिशियल टास्क है या ये फिर सिर्फ मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है चाइना का, नो डाउट ये मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी और क्या वजह है ये भी हम समझेंगे यहां पे। वैसे मैं बता दूं, ऑलरेडी अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में प्लेस कर चुका है चाइना। 2030 तक चाइना का प्लान है कि वो एक मैन्ड मिशन भेजेंगे मून के ऊपर, मतलब वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर भेजेंगे। अब इस रिसर्च में दोस्तों मैं चंद्रयान और गगनयान, इसरो के 2 प्रोग्राम्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इन 2 प्रोग्राम्स को समझ के ओवरऑल हम ये समझेंगे कि इंडिया इस स्पेस की रेस में एक्चुअली में स्टैंड कहां करता है। उससे पहले दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये परमानेंटली हैबिटेबल स्पेस स्टेशन बनाने का कोई प्लान भी है इंडिया का। तो स्पेस स्टेशन जो भी प्लान है, अगर उनकी बात की जाए, देखिए फंक्शनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फंक्शनल है और उसके साथ साथ तियोंगोंग फंक्शनल है। इसके साथ साथ और कुछ स्पेस स्टेशन प्लान है, जैसे यूएस का एक स्पेस स्टेशन है लूनर गेटवे, इनके आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर। इसको यूएस की नासा अकेले नहीं कर रही, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानी स्पेस एजेंसी तीनों इन्वॉल्व है। फिर एक एक्जियम स्टेशन है यूएस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के अंदर। फिर एक रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन है रोसकॉस्मोस। रशिया अपनी डिपेंडेबिलिटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे खत्म करना चाहता है, इसलिए अपना खुद का रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन बना रहा है। क्या इंडिया का नाम इस लिस्ट में आता है? जी हां दोस्तों, इसरो स्पेस स्टेशन। इसरो के जो चेयरमैन थे के सिवन, फॉर्मर चेयरमैन, 2019 में उन्होंने अनाउंस किया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फोकस करने की बजाय इंडिया अपना खुद का 20 टन का स्पेस स्टेशन बनाएगा और ये हम अगले 5 से 7 सालों में करेंगे, ऐसा 2019 में इसरो के चेयरमैन ने बोला था। बट हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके आसपास भी पहुंचे हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें अपने 2 प्रोग्राम्स को देखना पड़ेगा, एक चंद्रयान प्रोग्राम को और एक गगनयान प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में बताता हूं। काफी हद तक ये चंद्रयान प्रोग्राम न्यूज में रहता है। अभी के लिए इनके 3 फेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरे फेज के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जुलाई 2023 में अभी इसका लॉन्च होने वाला है। मैं ये वीडियो जून में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये जो चंद्रयान प्रोग्राम है, इसके फेज 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फेज 1 के बारे में डिसीजन लिया गया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जब वो 15 अगस्त 2003 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे थे। और एक्चुअली में फेज 1 यानी कि चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को एक पीएसएलवी एक्सेल वेसल पे। इस पर्टिकुलर चंद्रयान के अंदर एक मून इंपैक्ट प्रोब भी था। ये जो चंद्रयान 1 था दोस्तों, ये चक्कर तो काट रहा था ओवरऑल मून के चारों तरफ, साथ साथ इस चंद्रयान 1 के थ्रू एक मून इंपैक्ट प्रोब फेंका गया मून की धरती के ऊपर। और इस पर्टिकुलर प्लान में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। इस पर्टिकुलर मून इंपैक्ट प्रोब को मून पे, धरती पे फेंकने का एक ऑब्जेक्टिव यह था कि कल की डेट में अगर दुनिया भर की कंट्रीज में होड़ लगती है कि हां भाई मून की धरती को कौन क्लेम करता है, तो एक क्लेम यहां पे इंडिया भी कर पाएगा। क्योंकि देखिए यूएस मून की धरती को छू चुका था, इसके साथ साथ अपने एक पे लेआउट को मून की धरती पे फेंकने का काम सोवियत यूनियन कर चुका था, जापान कर चुका था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मेंबर स्टेट्स कर चुके थे। तो इस मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रयान के थ्रू मून की धरती पर फेंक के मून की धरती पे अगर कल की डेट में कोई पॉलिटिकल क्लेम होता है तो इंडिया अपने क्लेम को असर्ट करा था। हालांकि अब्दुल कलाम साहब ने बहुत क्लियरली यह बात बोली थी कि मून को कोई क्लेम नहीं कर सकता। बहरहाल हम आ जाते हैं चंद्रयान 2 पे। इसको पहली मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और यह लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। इसमें एक लैंडर रोवर था, उसके साथ साथ एक ऑर्बिटर था। लैंडर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कम्युनिकेशन छूट गया इसरो का, लेकिन ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। 7.5 साल की उसकी टाइम लिमिट है। और इसके बाद है चंद्रयान 3।
चंद्रयान 3 जुलाई 2023 में लॉन्च होगा। इसकी एक विंडो और थी फरवरी 2023 में, जो कि निकल चुकी है। इस पर्टिकुलर चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, इसमें एक लैंडर है, रोवर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, और इस बार हम उम्मीद करेंगे कि इस लैंडर के साथ हमारा कनेक्ट ना टूटे। इसके बाद और भी बहुत से प्लान हैं, चंद्रयान 4 है, 5 है, 6 है, अभी उनके बारे में चीजें क्लियर नहीं है। बट मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि चंद्रयान 5 या 6 में हम लोग मैन्ड मिशंस को मून की धरती पर भेजें, क्योंकि वहां पे मून की धरती को खोद के अंदर से सॉइल के सैंपल्स को अर्थ पे वापस लाने जाने की बात की जा रही है। अब वो रोवर के द्वारा किया जाएगा या ह्यूमंस के द्वारा किया जाएगा, ये तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमको पता चलेगा। अब ये तो हमने बात की चंद्रयान की। अब हम बात करते हैं दोस्तों गगनयान की। गगनयान बेसिकली क्या है? गगनयान एक ऐसा प्रोग्राम है इसरो का जिसके थ्रू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के थ्रू ह्यूमंस को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट 250 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस के ऊपर आप चले जाओ। तो बेसिकली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन आगे आने वाले समय में इंडिया कंडक्ट कर सके, इसलिए यहां पे एक गगनयान मिशन लेके आया गया है। तो बेनिफिट्स क्या है यहां पे इस गगनयान मिशन को इंप्लीमेंट करने के? तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दोस्तों नजर आएंगे। ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी लगती है उसको हम यहां पे बना पाएंगे। एक सस्टेन्ड और अफोर्डेबल ह्यूमन और रोबोटिक प्रोग्राम को आगे आने वाले समय में सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन में डिप्लॉय कर पाएंगे। बेसिकली हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को क्या स्पेस में भेज सकते हैं या उनको क्या स्पेस में डिप्लॉय कर सकते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर गगनयान मिशन लेके आया गया है। इस पर्टिकुलर गगनयान मिशन के अंदर के जो एलिमेंट्स है उससे आप देखिए, क्रू एस्केप सिस्टम, अगर कुछ इश्यू हो जाता है तो कैसे ये क्रू एस्केप करके सेफली धरती पर लाया जा सकता है। हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल के अंदर रह के एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे। एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो ऑब्वियसली बात है इन एस्ट्रोनॉट्स की मदद करेगा, प्लस क्रू सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, बहुत सी एक्टिविटीज हैं इसमें। और अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर प्लान में पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजे जाएंगे, मतलब उसके अंदर क्रू नहीं होगा। उन अनमैन्ड मिशन की सक्सेस के बेसिस पे एक मैन्ड मिशन जिसके अंदर एक्चुअली में क्रू होगा वो भेजा जाएगा। तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या सच में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकते हैं, उनको कुछ समय के लिए वहां पे रख सकते हैं और एक इमरजेंसी के केस में उनको सक्सेसफुली वापस लेके आ सकते हैं। और कल की डेट में अगर गगनयान सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बेसिस पे इंडिया सोचेगा कि हम अपना एक स्पेस स्टेशन स्पेस में खड़ा करें। अब दुख की बात दोस्तों ये है कि चाइना ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन स्पेस में खड़ा कर चुका है और वो 10 साल तक फंक्शनल रहेगा। और जब तक अगर इंडिया अभी की टाइमलाइंस के हिसाब से सब कुछ सही करता है तो 2032 2033 तो हमको हो ही जाएगा अपना स्पेस स्टेशन बनाने में। तब तक तियोंगोंग चाइना का रिटायर होने की स्टेज पे आ जाएगा। तो अभी स्पेस रेस में हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना की स्पेस रेस की अगर आप एक हाईलाइट देखना चाहते हैं तो 2022 में तियोंगोंग स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को खत्म किया चाइना ने। 2025 में वो नियर अर्थ एस्टेरॉयड के सैंपल्स लेके आएंगे। 2030 में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को लॉन्च करेंगे। एक अनमैन्ड प्रोब को भेजेंगे जुपिटर में 2030 में चाइना वाले। 2030 में एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराएंगे मून की सरफेस पे। रीयूजेबल कैरियर रॉकेट्स को 2035 तक डिप्लॉय कर देंगे। 2040 तक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस शटल बना देंगे और 2045 तक एक स्पेस पावर बन जाएंगे। यूएस को सीधे सीधे टक्कर देंगे। ये चाइनीज का प्लान है। अब हम आते हैं कि इंडिया के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या होता है स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने क्या किया है दोस्तों, इससे हमें पता चलेगा कि इंडिया के लिए स्पेस स्टेशन बनाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट को कॉमर्शियलाइज करना। लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सी बिजनेस और मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज हैं और ये मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खास बात दोस्तों ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ज्यादातर जो मॉड्यूल्स डिप्लॉयड है ना, उनमें नासा को सीधे सीधे पैसा देना ही नहीं पड़ता है। यूएस के प्राइवेट बिजनेसेस वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और नासा का जो फंड है वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो नेशनल लेबोरेटरी है ना, जिसके पास पैसा जाना है सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन स्पेस की तरफ से, जो कि यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। इस एजेंसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ता। यूएस के बिजनेसेस ओवरऑल पूरा का पूरा पैसा सप्लाई करते हैं, पूरे की पूरे पैसे की फंडिंग करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वाटर प्यूरिफिकेशन के एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स की रिक्वायरमेंट के लिए वाटर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसी टेक्नोलॉजी को आप कंपेयर कर दो सब सहारन अफ्रीका से, दुनिया के उन इलाकों में जहां पे पानी की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी को इजाद करने के लिए टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई है, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो अनहॉस्पिटेबल इलाके हैं हमारी दुनिया के, वहां पे पानी को हम बना सकते हैं, उसके फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वल्नरेबल लोगों के पास पानी पहुंचे। फिर भाई ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए
तो 1 लाख तरीके के प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और नेचर में 10 बिलियन से ज्यादा प्रोटीन्स। अब ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोटीन्स माइक्रोग्रेविटी में किस प्रकार से एक्ट करते हैं, इससे ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर थेसिस, एक प्रॉपर रिसर्च चल रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और खास बात दोस्तों ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिसर्च से हमको ये पता चल पाया है कि कैसे एक HPGDS नाम के हेमोटोपियोटिक प्रोस्टाग्लैंडिन डीसिंथेस, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, इस नाम के एक प्रोटीन को बनाया गया। ये पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर कैपेबिलिटी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के डिजीज को सॉल्व करने की। तो अपने आप में ये स्पेस स्टेशन कितना साइंटिफिकली यूजफुल है ये हमें पता चल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिसर्च के थ्रू एडवांस डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इन माइक्रोग्रेविटी की टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया है और इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, इसके प्रोसीजर से हमारे देश दुनिया के जो रिमोट रीजन्स हैं वहां पे अल्ट्रासाउंड और टेलीमेडिसिन की जो आप कह लीजिए सुविधाएं हैं इनको पहुंचाया जा रहा है। उसके साथ साथ स्पेस हार्डवेयर की मदद से आई सर्जरी में इंप्रूवमेंट। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था आई ट्रैकिंग डिवाइस एक्सपेरिमेंट। बेसिकली होता क्या है कि वेटलेसनेस में कैसे आई मूवमेंट का कंट्रोल होता है, उसका रेफरेंस होता है, उसका बैलेंस होता है, इसमें एक प्रॉपर स्टडी की गई है जिससे आगे आने वाले समय में लेजर सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम कर सकें। तो आई ट्रैकिंग डिवाइस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया के अंदर जमीन पे, अर्थ पर आई सर्जरीज में काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है। प्लस वो ट्यूमर्स जो कि पहले इनऑपरेबल थे, उनके ऊपर ऑपरेशन करके आप उनको ठीक नहीं कर सकते थे, उनको एक रोबोटिक आर्म से ट्रीट किया गया है और ये रिसर्च भी आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हुई है। दोस्तों, न्यूरो आर्म नाम का दुनिया का पहला रोबोट जो कि परफॉर्म कर सकता है सर्जरी इनसाइड मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन्स, इस पर्टिकुलर न्यूरो आर्म को उस टेक्नोलॉजी से इजाद किया गया है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में। और इस पर्टिकुलर न्यूरो आर्म नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक सर्जरी की गई 2008 में जो सक्सेसफुल थी, उसके बाद 35 पेशेंट्स को और ट्रीट किया गया है। और इस चीज के ऊपर थेसिस चल रही है कि कैसे इस सर्जरी को एक बड़े स्केल पे लोगों तक पहुंचाया जाए। प्लस जो भी साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डिप्लॉयड थे, शुरुआती दौर में यह पता चला कि प्रति महीने उनकी 1.5% टोटल बोन मास डेंसिटी का लॉस हो रहा था। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रॉपर रिसर्च हुई और यह पता चला कि हाई इंटेंसिटी रेजिस्टिव एक्सरसाइज और विटामिन डी की सप्लीमेंट्री डाइट देके लॉस ऑफ बोन मास को रोका जा सकता है। इसको आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये भी बोन मास डेंसिटी का लॉस होता है। तो जो बोन और मसल लॉस, जिसको आप बीमारी के टर्म्स में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, इसकी भी प्रॉपर तरीके से स्टडी की गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी की ही मदद से अगर आप देखो तो एक फार्मास्यूटिकल, एक दवाई बनाई गई अर्थ पे जिसका नाम है प्रोलिया। प्रोलिया दवाई उन लोगों को ट्रीट करने में काम आती है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहे हैं। तो बेसिकली आईएसएस की रिसर्च से अर्थ के ऊपर एक मेजर बीमारी का इलाज निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ इंप्रूव्ड वैक्सीन को बनाना। सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है। यह पर्टिकुलर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है अगर ओवरऑल एक इंडिविजुअल स्पेस में है। तो सैल्मोनेला इन्फेक्शंस यूएस में और दुनिया में बहुत सी कंट्रीज में हजारों की तादाद में हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं और डेथ कॉज करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है, इसका जो जेनेटिक पाथवे है, जिस जेनेटिक पाथवे के थ्रू ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है और लोगों को बीमारियां कॉज करता है, इस पाथवे को यहां पे स्टडी किया गया और इस पाथवे के आधार पर एक माइक्रोबियल वैक्सीन डेवलप की जा रही है सैल्मोनेला बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ये थीसिस भी कहां हुई है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हुई है। इसके बाद अगर आप देखिए तो कैंसर डिटेक्शन की और ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी, जिसको आप बोलते हो इमेज गाइडेड ऑटोनोमस रोबोट, जो कि एक एमआरआई मशीन के अंदर काम करता है, ट्यूमर की लोकेशन को पता कर सकता है, बहुत हद तक उसको डायग्नोस कर सकता है और ट्रीट करने में मदद कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इजाद हुई। उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस में बैठ के जमीन पे रहने वाली वाटर बॉडीज को आप मॉनिटर कर सकते हो। 2015 में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर फॉर द कोस्टल ओशन, ये एक इमेजिंग सेंसर था जिसने ओवरऑल लैंड पे जो पानी है उसके क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन कंसंट्रेशन, लाइट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया,
इसको एसेस किया और इस हाइको के डाटा के बेसिस पे हैजार्डस कंसंट्रेशंस ऑफ कंटामिनेंट्स इन वाटर को आइडेंटिफाई किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इस कैपेबिलिटी को इंडिया की वाटर बॉडीज के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो अगर इंडिया के पास खुद का स्पेस स्टेशन होगा तो हमें जरूरत नहीं होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। प्लस धरती पर जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको ओवरऑल इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप देखो तो 24 घंटे के अंदर 90% जो अर्थ के पॉपुलेटेड इलाके हैं उसके ऊपर से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन निकल सकता है। एक दिन में 1000 इमेजेस क्रिएट करता है और इन इमेजेस के आधार पर ऑब्वियस ही बात है आप अर्थ पे होने वाले डिजास्टर्स के रिस्पेक्ट में प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। प्लस इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फ्लूइड्स की जो बिहेवियर है मेडिकल डिवाइसेस के अंदर उसको इंप्रूव करने के लिए काफी थेसिस की गई। यहां पे बहुत सारे कैपिलरी फ्लो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ऑन बोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक फ्लूइड किस प्रकार से एक्ट करता है माइक्रोग्रेविटी के अंदर, इसके बेसिस पे डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स को रिमोट एरियाज में इंप्रूव किया गया है। साथ साथ इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के जो मेथड्स हैं इसको भी प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डिवाइस किया गया एक इथाइलिन रिमूवल सिस्टम जिसका नाम है एडवांस्ड एस्ट्रोकल्चर। ये वायरसेस हटा सकता है, बैक्टीरिया हटा सकता है और मोल्ड हटा सकता है प्लांट ग्रोथ चैम्बर से। तो एयर प्यूरिफिकेशन की जो टेक्निक है जिसको आप एडवांस्ड एस्ट्रोकल्चर बोलते हो, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर थेसिस करके ही की गई है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हो दोस्तों कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद इतनी स्पीड पे तियोंगोंग में चाइना ने इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है। आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही दुनिया के ऊपर राज करेगा। चाइना इस बात को जानता है, इसलिए वो ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन डिप्लॉय कर चुके हैं और इंडिया इस रेस में काफी पीछे है। तो वी जस्ट होप कि इंडिया इस स्पेस स्टेशन को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करे। पर्टिकुलर वीडियो में मेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, बहुत से पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्निक और ओवरऑल इंडिया का जो अचीवमेंट है स्पेस सेक्टर में, इन सब चीजों के बारे में बात की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस प्रकार की वीडियोस वायरल नहीं होती, थोड़ी बोरिंग होती, बट नॉलेज के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ होता है। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।